ये ये अच्छा, स्क्रीन आ रही है, मैं शेयर कर रहा हूँ। अब आ रही है? अच्छा, ये डॉक्यूमेंट अपने खुला हुआ है। कुछ इस तरह से लेआउट हमारा आ रहा था। अच्छा, तो हम इसे रिस्पॉन्सिव कर रहे थे, मैं रिस्पॉन्सिव में ही खोल लेता हूँ इसे। अच्छा, तो रिस्पॉन्सिव में ये यहाँ तक सही था हमारे पास, और ये प्रॉब्लम कर रहा था यहाँ पर। जैसे मैंने इसको पढ़ा कि यहाँ तक ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, यहाँ तक देखे ठीक है। अब मेरा सवाल यहाँ से था कि जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो अब इस पॉइंट पे आकर मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ जो ये बॉक्स जो है अलाइन हो जाए, इसकी विड्थ कम करूँ, हाइट कम करूँ, या इसको कॉलम में प्लेस कर दूँ? मैं ये आपसे पूछ रहा था। अब आप बताएं कि मैं क्या करूँ इस पॉइंट पर। अभी कंटेनर को कॉलम में करेंगे, गुड, क्योंकि अब यहाँ पर मुझे कंटेनर को कॉलम में करना होगा। अच्छा, कोड में आ जाता हूँ अपने। अच्छा, ये हमारा कोड है, इग्नोर करें इसको। अच्छा, ये हमारा कोड है, ठीक है। मैं आता हूँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है हमारे पास, यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस है, इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पर नीचे हमने मीडिया क्वेरी लिखी थी। यहाँ पर मैं आता हूँ और इस पॉइंट के बाद यहाँ पर देखता हूँ कि भाई उस वक्त लैपटॉप कुछ और था, अब मैंने लैपटॉप की स्क्रीन चेंज की है, तो जाहिर है वो हमारे पास वो भी चेंज हुआ वो लेआउट। अब देखें यहाँ पर 1370 पिक्सल पे हमारे पास ये स्क्रीन खराब हो रही है, तो अब मुझे इस पॉइंट पे आकर इसे करना होगा भाई कॉलम में, कि इसके बाद जैसे ही जाइए तो ये सेट हो जाए। मैं इसको आता हूँ 1370 पर करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1370 पिक्सल। पिक्सल में जब हो तो कंटेनर की जो वैल्यू है बेसिकली वो हो जाए फ्लेक्स डायरेक्शन। देखें, मैं कुछ भी टारगेट नहीं करूंगा, मुझे जब स्पेस गैप कम करना था तो मैं गैप को टारगेट किया। अब मुझे बेसिकली हमारे बॉक्सेस की अलाइनमेंट चेंज करनी है। पहले जो हमारी अलाइनमेंट थी वो थी फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ, जब मैंने की थी तो रॉ में आ रही थी। इसी तरह से फ्लेक्स डायरेक्शन हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर, अगर हम चाहते हैं कि भाई अपनी चीजों को कॉलम में शो करवाना, तो हम उसके लिए कॉलम की प्रॉपर्टी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन। हमने ऊपर जो है रॉ चूज की थी, यहाँ पे मैं कॉलम कर दूंगा। अब जैसे ही मैं इस पॉइंट से आगे बढ़ूंगा, अच्छा, रिफ्रेश किया मैंने, इस पॉइंट से जैसे आगे बढ़ा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर 1370 पिक्सल मैंने उससे ज़्यादा टारगेट कर लिया, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसको और छोटा करना होगा। यहाँ पर जब मैं पहुंच जाऊं इस पॉइंट पे आकर 899 पिक्सल पे जो है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ इसको कॉलम में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर मैं इसको 899 कर देता हूँ, 1300 वो गलत हो गया था। ठीक है, अब इस पॉइंट से मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा, रिफ्रेश किया मैंने, तो ये कॉलम पे नहीं कर रहा है, ठीक है। CON, हाँ देखिए कंटेनर की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। ऊपर CONTAINER है, नीचे मैं कुछ और ही लिख रहा हूँ, तो मुझे उसकी स्पेलिंग भी ठीक करनी होगी। नीचे आता हूँ और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल V, यहाँ पर भी कर दिया, कंट्रोल V यहाँ पर भी कर दिया, स्पेलिंग हो गई ठीक। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, तो ये बेसिकली पहले आ रहा था हमारे पास रॉ में, अब आ रहा है कॉलम में। अब आप चाहें यहाँ पर तो इस पॉइंट पे आकर आप बॉक्स की विड्थ को इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे जहाँ पर ये कॉलम में चेंज हो रहा है ना, उसी पॉइंट पर आप आए और यहाँ पर कर दे भाई इसकी विड्थ कर दें 300 पिक्सल।
300 पिक्सल विथ भी कर दी मैंने और 300 पिक्सल मैंने इसकी हाइट कर दी, क्योंकि इस पॉइंट पे आकर मेरा जो कोड है वो बेसिकली सही चल रहा है। यहाँ से और मैं छोटा करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसकी विथ, और अगर आप और चाहते हैं इंक्रीज करना तो और कर सकते हैं। तो जस्टिफाई कंटेंट अगर आप यूज नहीं करते हैं, कि मैं अगर आपको दिखाऊं कि मैं जस्टिफाई कंटेंट अगर हटा दूं ऊपर से, ऊपर आता हूँ और यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट किया मैंने, अब देखिएगा कि क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर ये बिल्कुल ऊपर की तरफ जाकर चिपक गया है। अच्छा, रिफ्रेश करते हैं साथ ही साथ, ये देखें इसकी अलाइनमेंट कहाँ हो गई, इस तरफ को हो गई। जैसे ही मैंने इसको बड़ा किया तो इसकी अलाइनमेंट हो गई बेसिकली लेफ्ट साइड की तरफ, जो कि बाय डिफॉल्ट चिपक गया था। अब उसको सेट करने के लिए बेसिकली उसने क्या किया था, मैंने अलाइन जस्टिफाई कॉन्टेक्ट को ओपन रखा था या कोड लिखा था उसका। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो ये सेंटराइज हो जाएगा, अब ये कहीं पर भी खराब नहीं होगा इसका लेआउट। बेसिकली यहाँ पर बॉक्स यहाँ पे छोटा हुआ, यहाँ पे और छोटा हुआ, यहाँ पे कॉलम के साथ अटैच हो गया, तो ये आपका यहाँ तक आपका जो बॉक्स है वो रिस्पॉन्सिव हो चुका है। कॉलम में करें सर, कॉलम में करें, ठीक है, अभी कंटेनर को कॉलम में करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई इशू के रिस्पॉन्सिव कर दिया हमने, इमेज लगा ली, उसके बाद इसको रिस्पॉन्सिव भी कर दिया। देखें, जिस स्क्रीन पे भी आपको कोई इशू आ रहा हो, जैसे मैं देख रहा था, मुझे जिस स्क्रीन पे इशू आ रहा था मैं वो स्क्रीन टारगेट कर रहा था और उस पर जो अपना कोड जो है मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था। सेम टू सेम आप लोगों ने भी इस तरह से करना है कि जिस स्क्रीन में देखें, लैपटॉप की स्क्रीन सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन तीन स्क्रीन साइजेस मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बेसिकली कांस्टेंट होते हैं हर स्क्रीन के लिए। एक होते हैं हमारे पास 997 पिक्सल, 991 पिक्सल, सॉरी 991 पिक्सल। दूसरा है हमारे पास 768 पिक्सल। तीसरा है हमारे पास 320 या 420 पिक्सल। ये तीन स्क्रीन अगर आप अच्छी तरह से टारगेट करते हैं तो आपको अलग से कोई स्क्रीन को टारगेट करने की जरूरत नहीं, पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर किसी को कोई इशू है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं नैप बार की तरफ जाऊंगा। किसी ने पूछा था नैप बार को किस तरह से रिस्पॉन्सिव करेंगे। अच्छा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ नैप बार की तरफ, इसी के ऊपर एक नैप बार हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। मैं आता हूँ यहाँ पर अपने कोड में, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर कंटेनर से पहले, क्योंकि कंटेनर बाद में है, कंटेनर से पहले हेडर एक बनाऊंगा। बेसिकली आप लोगों ने हेडर का टैग पढ़ा है। सही चल रहा है। नेट का मसला नहीं था। हेडर का टैग पढ़ा है आप लोगों ने। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, स्टॉप, इसको हटा दो। नैप बार, जी पढ़ा है। अच्छा, तो कोई पढ़ा है। अच्छा, तो क्या होता है, अगर टेक्स्ट में कोई लिख दे कि भाई हेडर का टैग क्या होता है, मतलब क्यों लगाते हैं, मैं डिव में नहीं कर सकता क्या, डिव लगा कर नैप बार में नहीं बना सकता। सिमेंटिक टैग होता है। सिमेंटिक टैग देखें, आपने यहाँ पे एक नई बात छेड़ दी है। सिमेंटिक तो बेसिकली अलग जो है ना, एक कॉन्सेप्ट है उसका। सिमेंटिक तो नहीं होता है, इसका कोई और यूज केस है। ठीक है। हेडर हो हमारे पास, या सेक्शन हो हमारे पास, या नैव नैव का टैग हो हमारे पास, ये सारे जो बेसिकली सिमेंटिक नहीं होते। सिमेंटिक टैग वो होते हैं जो बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन इसका काम होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना नहीं। सर, स्टूडेंट्स को एडमिट करो, कौन है भाई, कौन रहता है। कोई भी नहीं है मीटिंग में, किसी की रिक्वेस्ट नहीं है। ये मैग मीनिंगफुल टैग होता है जिसमें हम वेबसाइट को लोगो और नेविगेशन बार रखते हैं। देखें, बेसिकली इसका मैं कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। कॉन्सेप्ट इसका ये होता है कि डेवलपर्स की आसानी के लिए हो सके। अब देखें, जैसे मैंने जो है कंटेनर एक बनाया, कंटेनर बनाने के बाद उसके अंदर बॉक्सेस बना दिए, तो वो एक महदूद है कि भाई इसके अंदर कोई ना कोई बॉक्स बना हुआ है। लेकिन डेवलपर साइड पे होता है ऐसा, कभी कभार ऐसा इशू होता है कि आप नैप बार जब क्रिएट कर रहे हैं तो हेडर का जो टैग है वो इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपने हेडर का काम किया। इसी तरह से जब आप कोई सेक्शन बना रहे होते हैं, जैसे हेडर के बाद आपका होम सेक्शन आता है, उसके बाद अबाउट का सेक्शन आता है, तो उसके लिए आप सेक्शन का टैग यूज करते हैं कि भाई अब ये वाला सेक्शन हमारा शुरू हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन होगा। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास फुटर का टैग होता है।
फुटर का टैग ये इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई अब हम फुटर का काम यहाँ पर करने जाते हैं। तो बेसिकली डेवलपर साइड के लिए होता है कि चूंकि कोड देखे यूजर ने देखना नहीं है, कि यूजर थोड़ी आगे कोड देखेगा। यूजर तो बेसिकली हमारे कोड का इंटरफेस देखेगा जो आपने कोड किया है। कोड बेसिकली वो देखता है डेवलपर। जैसे मैंने काम किया तो मैंने जिसके लिए काम किया, तो वो डेवलपर अगर है तो वो मेरा कोड रिव्यू करेगा तो उसमें क्या चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आदत में होनी चाहिए कि आप जो है नैप का टैग यूज़ कर रहे हैं या हेडर का टैग यूज़ कर रहे हैं या फुटर का टैग यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रहा होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक आपने इस काम को किया है। अच्छा, बीच में कमेंट भी हम ऐड करते हैं। अच्छा, नैप बार की तरफ चलते हैं। हम नैप बार को फटाफट से मैं क्रिएट करूंगा और उसको रिस्पॉन्सिव कर दूंगा। यहाँ पर मैं आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं फटाफट से एक हेडर का टैग लगाता हूँ। हेडर डॉट हेडर। हेडर मैंने हेडर का टैग भी लगाया, उसको क्लास भी हेडर दी है। हेडर के अंदर तीन चीजें आती हैं हमारे पास, कभी कभार दो चीजें भी आती हैं। तीन चीजों से मुराद मेरा ये है कि फर्स्ट तो हमारा हो गया लोगो, दूसरी चीज हो गई हमारी नेविगेशन लिंक्स, जो होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, ये सारे जो लिंक्स होते हैं ना उसे कहते हैं नेविगेशन लिंक्स। वो नेविगेशन लिंक्स हो। उसके बाद लास्ट में अगर बटन्स हैं तो वो आप शो कर सकते हैं, अगर नहीं है डिजाइन में तो जरूरत नहीं है। वो चीज़ें होती हैं शो करने की। अब मैं दिखाता हूँ, मैं तीन चीज़ें रखता हूँ यहाँ पर। मैं आता हूँ फटाफट से यहाँ पर जो है एक लोगो बनाता हूँ। ए डॉट लोगो, एंकर टैग में मैंने लोगो बना दिया। आप चाहें तो डिफ के अंदर बना लें, आप किसी और चीज़ के अंदर बना लें। मैं यहाँ पर एंकर टैग के अंदर बना रहा हूँ। लोगो रख दिया मैंने यहाँ पर। इसके बाद इसके बाद हम आएंगे अपने नेविगेशन लिंक्स की तरफ। इसको मैं दे देता हूँ नैव बार क्लास। इसके अंदर मैं मल्टीपल लिंक्स प्रोवाइड करूंगा। इसका नाम मैं चेंज नहीं कर रहा, होम, अबाउट, सर्विसेज ये हो जाएंगे चेंज बाद में। यहाँ पर एक बटन, अगर आप चाहें बटन देना तो आप बटन क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक डिव बना लेता हूँ, BUTTONS के नाम से, जिसके अंदर मैं दो बटन्स रखूंगा। इस वजह से बटन्स का एक डिव बनाया है। एक डिव बना दिया, इसके अंदर BUTTON बटन एक बनाया, जिसके अंदर लॉगिन रख दिया मैंने। और दूसरे वाले में मैंने रख दिया साइन अप, SIGNUP। साइन अप हो गया, एक में लॉगिन हो गया, एक में साइन अप हो गया। ठीक हो गया, यहाँ पे लॉगिन और साइन अप का बटन हो गया। ये तीन चीजें हो गई हमारी नैप बार के लिए रेडी। अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या बेसिकली बना है। ये मैंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया, तो ये इसका स्ट्रक्चर आ रहा है। मैं बंद करता हूँ इसको। यहाँ से ये रिस्पॉन्सिव में खुला हुआ है, ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट अभी ऐसा है। अब यहाँ पर देखो मुझे क्या करना है, मुझे इन चीजों को एक लाइन के अंदर एडजस्ट करना है। आपको पता है कि भाई जब भी आपको किसी भी चीज को एक लाइन के अंदर एडजस्ट करना है तो आप सिंपली सी, आसान सी बात है कि भाई आप यूज करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। फटाफट से मैं स्टाइल की शीट पर आता हूँ, यहाँ पर कॉल करता हूँ सबसे पहले मेन पेरेंट। मेन पेरेंट हमारा है हेडर। ठीक है, तो मैं फटाफट से हेडर को टारगेट करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं डॉट हेडर। क्लास मैंने दी थी, इस वजह से डॉट करके कॉल कर रहा हूँ। हेडर को मैं देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स देने के बाद मैं यूज करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, क्योंकि मैं चाहता हूँ इन तीनों के दरमियान स्पेस बिटवीन रहे। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो गया। मैं चाहता हूँ अलाइन आइटम्स जो है सेंटर हो जाए, ताकि जो जितनी चीजें ना मेरी वो सेंटर में आ जाए। बेसिकली क्या कहते हैं हम, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली, वर्टिकली चीजें हमारी सेंटर में आ जाए। अब देखें ये सारा जो कंटेंट है ये ऊपर चिपका हुआ है, लेफ्ट साइड से भी चिपका हुआ है, राइट साइड से भी चिपका हुआ है। तो अगर इनके दरमियान आपको स्पेस देना है तो मेरा आपसे सवाल है कि आप क्या यूज करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें चिपक गई हैं बिल्कुल। टॉप पर जाकर, लेफ्ट पर जाकर, राइट पर जाकर, ये सारी चीजें चिपक गई हैं। मुझे स्पेस देना है, मैं क्या यूज करूंगा। किसी का कोई मैसेज, मार्जिन, ठीक है, एक कह रहे हैं मार्जिन, एक कह रहे हैं पैडिंग। ठीक है, देखिए मार्जिन पैडिंग तो कह दिया आप लोगों ने। अब ये बताएं मुझे कि मार्जिन पैडिंग में किस पर लगाऊंगा। अगर मार्जिन लगाता हूँ तो क्या होगा, पैडिंग लगाता हूँ तो क्या होगा। देखिए कॉन्सेप्ट तो पता होगा ना आपको मार्जिन पैडिंग का।
हेडर को पैडिंग देना, देंगे, बिल्कुल करेक्ट। हेडर को हम देंगे पैडिंग, फटाफट से मैं पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग, अगर मैं पैडिंग के अंदर दो वैल्यू देता हूँ तो इसका क्या मतलब होता है? पैडिंग जैसे मैंने लिखा, पैडिंग की वैल्यू कॉल की, यहाँ पर मैंने लिखा भाई टॉप से ले ले कोई 20%, 20 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से 4% ले ले। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मैं बताता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि पैडिंग या मार्जिन के अंदर जब भी अगर आप दो वैल्यू देते हैं तो वो वर्क करता है जो पहली वैल्यू है। जैसे मैंने 20 पिक्सल दिया तो पहली वैल्यू वर्क करिए टॉप और बॉटम के लिए। इसी तरह से जो दूसरी वैल्यू दी है मैंने 4%, वो वर्क करिए लेफ्ट और राइट के लिए। तो इसी वजह से लेफ्ट और राइट से ज्यादा स्पेस है परसेंट में है, और टॉप और बॉटम से बेसिकली पिक्सल्स में, इस वजह से वो कम है। अच्छा, आवाज आ रही है? साइन अप और साइन इन में गैप आ जाएगा टू साइडेड। साइन अप और साइन इन में गैप आ जाएगा टू साइडेड। वो तो देखें, वो तो एक अलग प्रोसीजर है ना। वो तो मैंने दोनों बटन्स को एक डिफ के अंदर रखा ही इसलिए ताकि मैं उसको बाद में ट्रिगर कर सकूं। ठीक है, वो तो मैं ट्रिगर करूंगा बाद में, वो बेसिकली एक डिफ के अंदर ही मौजूद है। पहले मुझे मेन पेरेंट को टैगल करना है। बेसिकली मेन पेरेंट से मुराद मेरा ये है कि पहले मेरा ये वाला जो लेआउट है ये बेसिकली सेट हो जाए पहले। बाकी ये जो छोटी मोटी चीजें हैं इनके बीच में दरमियान के में स्पेस देना है, इसके दरमियान स्पेस देना, ये छोटी मोटी चीजें हैं। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर अब तक हमारा मुकम्मल हो गया। अब मुझे सबसे पहले स्पेस देना है इन लिंक्स के दरमियान। ये जो चार पांच लिंक्स शो हो रहे हैं इनके दरमियान स्पेस देना है। फटाफट से मैं आऊंगा वापस से इसी कोड के अंदर। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा डॉट नैप बार। नैप बार की क्लास थी, मैंने नैप बार को क्लास दी। इसमें भी मैं यूज कर लूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर लिया। एक ही लाइन में मुझे शो करना है तो मैं यूज करूंगा भाई फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने लिखा और यहाँ पर दे दिया रॉ। फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ कर दी। इसी के साथ अब मुझे स्पेस देना है तो इस वजह से मैं यहाँ पर यूज करूंगा गैप। गैप दे देता हूँ मैं कोई 20 पिक्सल का, तो इन सब के दरमियान जो है 20 पिक्सल का गैप आ जाएगा। ये हमारा एक्यूरेट हो गया। इसका फॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट वेट आप बढ़ा सकते हैं। मैं अभी नहीं बढ़ाकर दिखाऊंगा, आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि मैं बेसिकली स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ अभी, कॉमन स्टाइलिंग पे काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं इस बटन की तरफ। बटन में किस तरह से स्पेस देंगे? सेम प्रोसीजर होगा जिस तरह से नैप बार में आपने काम किया है। तो यहाँ पर मैं अगर कॉमा लगाऊं और यहाँ पर लिख दो बटन्स, BUTTONS, बटन्स लिख दो, तो अब ये नैप बार का जो कोड है ये बेसिकली नैप बार पे भी चलेगा और ये जो बटन्स का डिप बना हुआ है उसके ऊपर भी चलेगा। तो आप यहाँ पर देखें इसके दरमियान भी उतना ही इक्वल स्पेस इसने ले लिया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा फिलवक। बटन को आप स्टाइल कर सकते हैं, आप लोगों का फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, आप एंकर टैग को सेट कर सकते हैं। अगर इनमें भी कोई इशू है तो आप बताएं, वो मैं करके दिखा देता हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कोई इशू होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर भी छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बैकग्राउंड कलर भी लग ही जाएगा। बैकग्राउंड कलर लगा ही देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में लगा देता हूँ हेडर में, BG कलर कर देता हूँ उसको, ब्लू कर देता हूँ, BLUE। बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। सारा जो टेक्स्ट उसका कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाएगा। अब टेक्स्ट व्हाइट करने के लिए मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा डॉट नैप बार के अंदर जो मौजूद है एंकर टैग, उसका कलर हो जाए हमारा व्हाइट। FFF कलर कोड है व्हाइट का। रिफ्रेश किया तो सारा कलर व्हाइट हो गया। इसी तरह से आप लोगों का भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर लग गया। फॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से आप लॉगिन साइन अप का बटन स्टाइल कर सकते हैं। अगर इसमें कोई इशू है तो आप बताएं, वरना हम रिस्पॉन्सिव की तरफ चलते हैं। कोई इशू है इसमें? नो इशू। ठीक है, ऑल इज वेल। अच्छा, अब आते हैं हम इसके रिस्पॉन्सिव की तरफ। फटाफट से मैं इसका जो है इंस्पेक्शन खोल लेता हूँ। इंस्पेक्शन खोल लिया। अब देखें यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ बड़ा आ रहा है। देखें ये लेआउट का इशू है। यहाँ पर 50% स्क्रीन हो, इसको मैं 100% करता हूँ। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर स्क्रीन की कहाँ खराब हो रही है। मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी बिल्कुल सही है। इस पॉइंट पर आकर ये खराब हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर ये खराब हो रहा है। यहाँ तक ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं चाहता हूँ जैसे ही इस स्क्रीन पर पहुंचे, इस स्क्रीन को मैंने टारगेट किया, पोजीशन एब्सोल्यूट आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। पोजीशन एब्सोल्यूट शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैं इसको नीचे पेस्ट करता हूँ और इसकी जगह ये वाली वैल्यू देता हूँ, पिक्सल कर देता हूँ इसे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मुझे टारगेट करना है बेसिकली हमारा जो वो है क्या कहते हैं नैप बार। अब नैप बार के अंदर से आप देखें, मुझे नैप बार में अमूमन ऐसा होता है कि हमारे पास जो नेविगेशन लिंक्स है, देखें अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है। मैं अगर इसको आगे बढ़ाता हूँ तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि शो इनकी ज़रूरत नहीं है।
इनकी जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप स्क्रीन पे, इनकी जरूरत मोबाइल स्क्रीन पे होती है, स्क्रॉल बार पे हम शो करते हैं। तो वो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस वक्त तो हाइड करेंगे, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता हूँ जैसी स्क्रीन इससे आगे बढ़े तो ये जो कंटेंट मेरा होम का जो लिंक्स शो हो रहा है ये हाइड हो जाए। तो ये कि मैं किस तरह से हाइड करूंगा दिखाता हूँ। यहाँ पर आऊंगा मैं, यहाँ पर मैं कॉल करूंगा डॉट नैप बार को, और यहाँ पर मैं इसको देता हूँ भाई पोजीशन एब्सलूट, और इसको मैं टॉप से या कहीं से भी वैल्यू दे, टॉप से -99, 99% कर देता हूँ। दिख भी नहीं रहा है यहाँ से तो, 99% कर दिया मैंने। तो अब जैसे ही इसी स्क्रीन पर पहुंचा तो यहाँ पर ये गायब हो गया। आप चाहें तो डिस्प्ले नन भी कर सकते हैं, डिस्प्ले नन आपको पता होगा सेम पर्सपेक्टिव है, लेकिन डिस्प्ले नन से क्या होगा कि आप उसको बाद में स्टाइल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे ही आऊंगा मैं ये शो हो रहा है, जैसे ही मैं स्क्रीन से आगे बढ़ता हूँ तो ये शो नहीं। तो यहाँ तक हमारा रिस्पॉन्सिव ये नैप बार हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखें, आपका ये कंटेंट भी सेट है, यहाँ तक आपका नैप बार भी सेट है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर देखें ना आप, मैं जैसे ही इसको ऊपर कर रहा हूँ तो आपका नैप बार ऊपर चला जा रहा है। भाई मैं चाहता हूँ नैप बार फिक्स रहे जगह पे, नैप बार हिलना नहीं चाहिए। तो आप एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, सिर्फ आप ऊपर आएंगे टॉप पर, हेडर जहाँ पर आपने यूज किया यहाँ पर आप यूज कर लेंगे पोजीशन फिक्स। पोजीशन फिक्स पड़ा होगा ना, POF, पोजीशन फिक्स। टॉप से 0 ले ले, ताकि वो वैल्यू लेता है बाय डिफॉल्ट, लेफ्ट से 0 ले ले, और राइट से भी 0 ले ले। तो अब आप देखिएगा कि ये अपनी जगह पर एक स्टैटिक रहेगा। मैं इसको रोल कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हिल रहा है, तो ये अपनी जगह पर फिक्स्ड हो चुका है। तो यहाँ तक हमने अपना नैप बार भी सेट कर लिया, रिस्पॉन्सिव कर लिया, अपने बॉक्सेस को भी सेट कर लिया। अच्छा, इसमें अगर कोई इशू तो बताएं। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी एनिमेशन, एनिमेशन की तरफ चलते हैं थोड़ा। ये एनिमेशन W3। देखिए, एनिमेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ आप लोग को। एनिमेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी किसी एक CSS की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही हो, बार बार रिपीटेशन के साथ बार बार अप्लाई हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिमेशन। जैसे यहाँ पर मैंने एक CSS की प्रॉपर्टी लगाई है कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर है रेड, इस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर है रेड। अब इसी CSS की प्रॉपर्टी के ऊपर मैं एक और CSS की प्रॉपर्टी लगाऊं कि भाई इसका बैकग्राउंड येलो हो जाए। फिर उस रिपीटेशन का मतलब ये हो कि बार बार लगाना। तो बार बार जब लग रहा है तो बार बार वैल्यू अलग भी लग सकती है। तो एक CSS की प्रॉपर्टी के ऊपर जब CSS की प्रॉपर्टी दूसरी लगती है और रिपीटेशन के साथ लगती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिमेशन। ठीक है, अब एनिमेशन हम क्रिएट किस तरह से करेंगे CSS में, वो देखते हैं। सबसे पहले सिंपल एनिमेशन हम देखेंगे पहले, तो ज्यादा एडवांस की तरफ तो फिलहाल जाएंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ इन्होंने क्या क्रिएट किया है। यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आप देखें बाय डिफॉल्ट देख रहे हैं इस बैग, ये जो बॉक्स है, हमने भी एक बॉक्स बनाया है रेड कलर का। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा इसका कलर जो है बैकग्राउंड वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। मतलब ये है कि इसके ऊपर एक बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी लगी हुई है पहले से, बैकग्राउंड कलर रेड। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे ही मैं अपना प्रोग्राम चला रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, फिर बैकग्राउंड उससे चेंज हो रहा है, मतलब येलो कलर हो रहा है, फिर उसके अलावा कोई दूसरा कलर हो रहा है, जैसे यहाँ पर येलो हुआ, फिर दोबारा से रेड हो गया। मतलब एक CSS की प्रॉपर्टी अब इसके ऊपर अप्लाई हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये एनिमेट हो रहा है। मतलब CSS की प्रॉपर्टी के ऊपर दूसरी CSS की प्रॉपर्टी लग रही है। अच्छा, CSS में जो है हम अपना एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहे तो अपना एनिमेशन क्रिएट करें, या तो हम दूसरी जो बनी बनाए एनिमेशंस हैं उसको हम यूज करें। ठीक है, हम दोनों देखेंगे, आज तो नहीं, आज तो हम देखेंगे बनाने किस तरह से हम अपनी कस्टम जो है बेसिकली एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। बाद में हम देखेंगे कि भाई हम किस तरह से बाहर से मॉड्यूल इंपोर्ट करके एनिमेशंस को यूज कर सकते हैं। फिलहाल जो बनाना देखेंगे कि भाई हम किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं इस लेआउट को कॉपी करता हूँ, आपको समझाता हूँ कि भाई किस तरह क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आया, मीडिया से पहले लिख देता हूँ कोड, हेडर है, ये नैप बार है, यहाँ पर लिख देता हूँ। देखें, ये जो की फ्रेम्स है ना, @की फ्रेम्स, सर जिस तरह से आप लोगों ने @मीडिया लिखा था, तो ये मीडिया का प्रोसेस है कि आप इस तरह से मीडिया क्यूरी को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब भी आपने एनिमेशन क्रिएट करनी होगी तो आप एक बेसिकली एक नाम देंगे कि भाई ये जो की फ्रेम्स है ये इंडिकेट कर रहा होता है कि आप एनिमेशन बनाने जा रहे हैं। जिस तरह से आप मीडिया लिखते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि भाई आप मीडिया क्यूरी अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसी तरह से जब आप की फ्रेम्स लिखेंगे तो इसका मतलब ये है
कि आप एनिमेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। जब आप की फ्रेम्स लिख दें उसके बाद आप एनिमेशन का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ तो ये एनिमेशन का नेम है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर मैंने लिख दिया तो ये मेरा एनिमेशन का नेम हो गया। आप चाहे कुछ भी लिख सकते हैं तो वो इस एनिमेशन का नेम हो जाएगा। बाद में हम कॉल इसी तरह से करेंगे। अब ये एक करली ब्रैकेट यहाँ पर ओपन हो गई, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गई, यहाँ तक तो क्लियर, यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब इसके अंदर एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड बेसिकली क्या है, सबसे पहला है फ्रॉम, सॉरी, सबसे पहला है फ्रॉम। फ्रॉम के अंदर हम इस तरह से लगाते हैं लेआउट। तो एक मिनट, फ्रॉम का मतलब ये होता है कि यहाँ से एनिमेशन हमारा शुरू होगा बेसिकली। देखें, एनिमेशन बेसिकली किस तरह से शुरू होता है, जैसे मैं आपको एक काउंटर का बताऊं, एक काउंटर की एग्जांपल दूं कि एक काउंटर अगर चल रहा है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जाहिर है इनिशियल से स्टार्ट होगा। इनिशियल मतलब 0 या 1 से स्टार्ट हुआ तो उसका एक एंड पॉइंट होगा। एंड पॉइंट से मुराद, जैसे टाइमर मैंने 10 सेकंड का रखा है तो 0 या 1 से लेकर वो स्टार्ट होगा, मतलब अपनी इनिशियल से लेके अपनी फाइनल तक जाकर पहुंचेगा। इसी तरह से एनिमेशन का भी एक प्रोसेस होता है, एक साइकिल होता है जिसको वो कंप्लीट करता है। कंप्लीट से मुराद ये फ्रॉम का जो प्रोसेस है, फ्रॉम के अंदर आप जो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे तो वो होती है एनिमेशन का इनिशियल, एनिमेशन जब स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, तो इन्होंने इनिशियल पे कलर दिया था बैकग्राउंड कलर होना चाहिए रेड, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ भाई बीजी कलर हो जाए भाई हमारा ब्लू, बीजी कलर हमारा ब्लू हो जाए। और जो दूसरी चीज है हमारी वो है कीवर्ड टू का। तो एक तो हो गया भाई फ्रॉम, फ्रॉम होता है बेसिकली जब एनिमेशन स्टार्ट हो रहा हो। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि जब एनिमेशन हमारा स्टार्ट हो रहा हो तो बॉक्स का कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड ब्लू। इसी तरह से जब हम टू का कीवर्ड यूज करें तो टू का कीवर्ड क्या इंडिकेट कर रहा होगा कि भाई जब एनिमेशन खत्म हो जाए। एक तो हो गया फ्रॉम जब एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, और टू जब एनिमेशन खत्म हो जाए। जब एनिमेशन खत्म हो जाए तब हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाए यहाँ पर येलो, YELLOW, येलो हो जाए। यहाँ तक हमने एक सिंपल सा जो एक एनिमेशन क्रिएट कर लिया, यूज नहीं किया अभी। अभी हमने सिर्फ एक एनिमेशन क्रिएट किया है, एनिमेशन का नाम रखा। नाम रखने के बाद एनिमेशन की इनिशियल्स बताई कि जब एनिमेशन स्टार्ट हो तब क्या हो। मैंने बैकग्राउंड कलर रखा है, आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लें, आप जो है फॉन्ट वेट बोल्ड कर लें, आप जो है पैडिंग दे दें, आप मार्जिन दे दें। मतलब पैडिंग अगर देंगे ना तो वो थोड़ा सा इंडेंट हो जाएगा, इंडेंट से मुराद ये कि थोड़ा सा हट जाएगा साइड से, लेफ्ट साइड से स्पेस ले लेगा, टॉप से स्पेस ले लेगा, वट एवर जो भी आप प्रॉपर्टी देंगे ना कुछ उसका यूज केस निकलेगा। जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर दिया तो जाहिर है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा उस बॉक्स का। इसी तरह से फ्रॉम दे दिया मैंने, मतलब इनिशियल्स दे दी, एंड दे दिया कि भाई जब बेसिकली एनिमेशन जब एंड हो जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर येलो येलो होना चाहिए। इनिशियल्स भी बता दी, फाइनल भी बता दी, तो यहाँ तक हमने एक एनिमेशन क्रिएट कर लिया सिंपल सा। अब इस एनिमेशन को यूज करना देखेंगे भाई, हम एनिमेशन यूज किस तरह से कर सकते हैं। भाई इन्होंने क्या किया, डिफ को विद दी है, डिफ को हाइट दी है, डिफ को बैकग्राउंड कलर दिया है रेड, और एनिमेशन नेम दिया है, और एनिमेशन ड्यूरेशन दिया है। मैं भी फटाफट से दे देता हूँ भाई। मैं आता हूँ भाई, मुझे कहाँ यूज करना है, मुझे यूज करना है भाई बॉक्स के अंदर। मेरा बॉक्स कहाँ है, ये रहा, सही है। मैं बॉक्स पर आ गया, मैंने हाइट भी दी हुई, बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है। मैं यहाँ पर अब देता हूँ और क्या दिया था इन्होंने, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हमने एनिमेशन क्रिएट कर दिया। अब जो हमने एनिमेशन यूज करने के लिए करना है ना, वो कीवर्ड है हमारे पास एनिमेशन नेम। अब मैं बॉक्स पर यूज करना चाहता हूँ, आप बॉक्स के ऊपर अप्लाई कर दें। आप कंटेनर के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कंटेनर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सर नैप बार की साइड में 3 लाइंस आते हैं वो क्या, अच्छा वो 3 लाइंस भी बता देता हूँ आपको मैं। फॉन्ट ऑसम आपने यूज किया होगा, जिस तरह से मेरे पास मैंने बटन शो कराए उस तरह से आप चाहें तो आप वो 3 डॉट शो करा सकते हैं। आइकन्स को तो आप लोगों को पता होगा, फॉन्ट ऑसम पढ़ा है, फॉन्ट ऑसम के बारे में आइडिया है। नो, फॉन्ट ऑसम के बारे में आइडिया नहीं है, आइकन्स लगाना नहीं देखा आप लोगों ने। चलें वो जो है ना सर इंशाल्लाह कवर करा देंगे, आइकन्स लगाना बता देंगे, उसका नहीं। अच्छा तो मैं कहाँ था, मैं ट्रैक सेट किया, हाँ ये बॉक्स है। मतलब मैं बॉक्स पे अगर लगाना चाहता हूँ तो मैं एनिमेशन नेम कॉल करूंगा बॉक्स पे। अगर आप कंटेनर पे लगाना चाहते हो तो आप बेसिकली एनिमेशन नेम कॉल करेंगे कंटेनर के अंदर। मुझे बॉक्स पर लगाना है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एनिमेशन नेम। यहाँ पर आ गया, एनिमेशन का नाम क्या हो भाई, नाम मैंने क्या रखा था, बीजी कलर। आपने जो भी नाम रखा होगा आप वो कॉल करेंगे। मैंने रखा है बीजी कलर तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BGCOLOR, बीजी कलर मैंने रख दिया, एनिमेशन नाम रख दिया। अब मैं रखता हूँ एनिमेशन का ड्यूरेशन, एनिमेशन कितने वक्त तक चलेगा, एनिमेशन का क्या ड्यूरेशन होगा।
तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ एनिमेशन ड्यूरेशन, जो कि होगा 4 या 5 सेकंड तक। 0.4 है, 5 है, क्या रखा है इन्होंने, देख लेते हैं भाई। 4 सेकंड इन्होंने रखा है, मैंने 5 सेकंड रख दिया, कोई इशू नहीं है। 0.5 भी आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिफ्रेश करता हूँ मैं। देखिए इसका बैकग्राउंड कलर हो गया ब्लू, बाद में इसका बैकग्राउंड कलर हो गया येलो, बाद में रेड हो गया। ठीक है, दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर स्टार्ट हुआ ब्लू हो गया, ब्लू से येलो हो गया। जब खत्म हुआ तो बाय डिफॉल्ट जो उसका बैकग्राउंड कलर रेड था वो यहाँ पर आ चुका है। सिंपल इज प्लेन। बेसिकली एनिमेशन में अगर किसी को कोई इशू है तो वो पूछ ले। उसके बाद कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स देख लेंगे हम थोड़ा सा। किसी को कोई इशू नहीं। ठीक है। अच्छा, इसी में एक देख लेते हैं हम, कॉम्प्लेक्स ढूंढ लेते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। देखिए मेरे हिसाब से तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि भाई हम जो है क्या करें, कि आपको जब भी एनिमेशन जो है लगानी होगी तो आप आउटसाइड दी मॉड्यूल जाकर आप जो है इंपोर्ट करें और उसको यूज़ करें, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट की तरफ होते हैं तो उस वक्त आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठकर जो है अपना कस्टम जो है एनिमेशन क्रिएट करें। कस्टम एनिमेशन क्रिएट करने के बाद फिर आप उसको जो यूज़ करें, तो ये थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ इसका अल्टरनेट। एक तो हो गया, हमने भाई देख लिया कि भाई स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम से और एंड हो रहा है टू से। इसके अंदर एक बेसिकली पाथ और आता है। पाथ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखें, आप अगर चाहें तो यहाँ पर देखें सिर्फ दो चीज़ों का आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे सवाल बनता था कि भाई एनिमेशन तो बहुत तरह के होते हैं, कि भाई यहाँ पर तो मैं सिर्फ 2 कलर दे सकता हूँ, मैं चाहूँ 10 कलर देना तो मैं किस तरह से दूंगा। तो देखें, एनिमेशन को मैंने जिस तरह से कहा था, साइकिल कहा था मैंने। साइकिल का मतलब ये हुआ कि भाई एक साइकिल चल रहा है, जैसे जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो अब वो खत्म होगा। जैसे मैंने एक एंड पॉइंट आपको बताया था ना, कि अगर एक काउंटर स्टार्ट हो रहा है तो उस काउंटर का अगर एंड पॉइंट 10 है तो वो 10 तक कंप्लीट होगा। इसी तरह से हमारे पास एनिमेशन का भी एक साइकिल होता है जिसका राउंड फिगर होता है 100%। तो जीरो से स्टार्ट होके वो 100% तक जाता है। अगर आपको कोई सिंपल सी एनिमेशन लगानी है, समझने के लिए इन्होंने फ्रॉम और टू का कीवर्ड दिया है, कि भाई फ्रॉम लगाएंगे तो स्टार्ट होगा, टू लगाएंगे तो एंड होगा। इसी तरह से अब हम देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, के भाई अगर हम इसके बीच में किसी एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि भाई जब एनिमेशन 25% या लेट्स सपोज 50% या 75% तक कवर हो जाए या कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगर मैं कोई सीरीज की प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ तो वो कर सकें इसमें। हाँ, चार्ज तो है। हाँ, ले लीजिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, 0% वगैरह कह रहा था, वो देख लेते हैं भाई। अच्छा, तो हम कहाँ थे, यहाँ पर। अच्छा, जैसे हमने पहले यूज किया फ्रॉम, उसके बाद हमने टू यूज किया, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इनिशियल। बेसिकली एक तरीके से हम और टारगेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 0%, उसके बाद ब्रैकेट लगा दिया। तो ये जो 0% है ना, ये बेसिकली इनिशियल है, जब हमारा एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जब एनिमेशन मेरा स्टार्ट हो तो बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका कोई एक्वा हो जाए। ठीक है। इसी तरह से जब मेरा एनिमेशन 10% कंप्लीट हो जाए, 10% जब कंप्लीट हो जाए तो मेरा बैकग्राउंड कलर हो जाए यहाँ से ग्रीन। इसी तरह से जब मेरा एनिमेशन जो है 50% कंप्लीट हो जाए, देखिए मैंने यहाँ से कितना बड़ा गैप दे दिया। आप चाहें तो इसके बीच में 20 या 25 या 30 को भी टारगेट कर सकते हैं। 50% जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाए तो बैकग्राउंड कलर हो जाए यहाँ पर ब्लैक। और इसी तरह से जब 100% कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर को। ब्लू तो कर दिया था हमने, और मैं कौन सा कलर दे सकता हूँ कि ये दे देता हूँ। ठीक है, तो ये 4 कलर्स मैंने दे दिए। अब देखते हैं भाई क्या होता है। मैं आता हूँ वापस, अपने कोड में आता हूँ। ये डॉक्यूमेंट ये रिफ्रेश किया मैंने। अब देखें ब्लैक हुआ। ठीक है, ये वाला कलर चेंज हुआ तो वापस से रेड हो गया। रिफ्रेश किया,
अच्छा, ये इतना फास्ट क्यों होगा भी, क्योंकि भाई ड्यूरेशन जो है 4% है, तो उसको मैं और इंक्रीज करूंगा तो वो जो है और इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे 5 सेकंड है ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10 सेकंड। रिफ्रेश किया, ग्रीन, ब्लैक, ये हमारे पास, और जो दूसरा कलर मैंने दिया था वो कलर आ गया। इस तरह से बाय डिफॉल्ट अब हमारा रेड कलर ये गेट कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक प्रॉपर्टी मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, जैसे यार मैं फाइंड कर लेता हूँ जरा। एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, काम नहीं इसके, ये रहा, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होता है आई थिंक, इनफाइनाइट, नहीं, एनिमेशन, एनिमेशन डायरेक्शन नहीं, एनिमेशन प्ले स्टेट, एनिमेशन प्ले स्टेट नहीं, ये भी नहीं है। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पेज रिफ्रेश करने की जरूरत ना हो, वो ऑटोमेटिकली जो है ना मेरा उठा रहा हो। उसके लिए मैं देखता हूँ टाइम लाइन, आई थिंक हो सकता है इनफाइनाइट, नहीं ये भी इनफाइनाइट नहीं है। एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन नेम, टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन डिले, एनिमेशन डिले भी इनफाइनाइट में नहीं है। एनिमेशन फिल मोड, आइट्रेशन काउंट में इनफाइनाइट हो सकता है, ये देखें। अब यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर क्या हुआ, आइट्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया था रिपीटेशन, काम करना, बार बार उस काम को रिपीट करना। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है कि भाई उस काम को बार बार रिपीट करते, एक दफा मैंने रिफ्रेश कर दिया। आप देखिएगा ये काम जो है चलता रहेगा मुसलसल, ये काम रुकेगा नहीं। ये कलर चेंज हुआ, ये कलर चेंज हुआ, दोबारा से ग्रीन कलर हो गया। अब ये काम चलता रहेगा जब तक मैं अपना कोड नहीं हटाऊंगा, कोड से ये कोड रिमूव नहीं करूंगा, तब तक ये आइट्रेशन करता रहेगा। ये बेसिकली काम जो है हमारा करता रहेगा, बैकग्राउंड कलर को चेंज करता रहेगा। अब मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है, आप चाहे तो बॉक्स की पोजीशन को भी इधर उधर कर सकते हैं। देखिए, एनिमेशन बनाने का तरीका ये होता है, जो मैंने आपको दिखाया भाई, एनिमेशन बनाने का तरीका ये है। अब आप, मैंने बैकग्राउंड कलर यूज किया है, अब आप पोजीशन यूज करें, जिस तरह मैंने पहले कहा था, आप फॉन्ट साइज यूज करें, आप वट एवर कुछ भी यूज करें, वो आपके एनिमेशन के ही उसमें आएंगी कि भाई आपने एक एनिमेशन क्रिएट की है। आप जो है टेक्स्ट में फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, बेसिकली छोटी मोटी एनिमेशन होती है, ज्यादातर तो ऐसी होती है कि भाई बॉक्स हमारे बेसिकली वो हो रहे होते हैं, रोटेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है भाई, पोजीशन की चीजें होती हैं, वो खैर एडवांसमेंट हो जाएगी, एडवांसमेंट तो अभी हम देख नहीं सकते हैं। सर अटेंडेंस ले मेरी लाइट जाएगी। अच्छा, ठीक है, मैं सर को कह देता हूँ, वो ले लेंगे अटेंडेंस। अच्छा, आप लोगों का अगर इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, अदरवाइज जो है फिर मैं, ओके, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना? रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं, ऑफ नहीं है। अच्छा भाई, क्या हाल चाल है कि अच्छा, अब आवाज आ रही होगी मेरी। क्या हाल चाल है, कैसा आप लोग, ठीक ठाक है? अच्छा, कैसी रही क्लास, जरा मुझे एक ओवरव्यू। मैं, चलो एक काम करता हूँ, अभी हमारे पास टाइम कम है, तो हम एक ओवरव्यू लेंगे इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि एक मैसेज के अंदर आप लोग सारे ही जो जिन्होंने क्लास अटेंड की है, वो एटलीस्ट अपना ओवरव्यू जरूर दें। सही है। अच्छा, इससे दो तीन चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं अपने डिफरेंट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ, तो एक तो ये होगा कि मैं उनको इन्हांस कर सकता हूँ मजीद। सही है, कोई भी चीज़ होती है तो मैं उनको समझा सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये, कल को आप भी इसी तरीके से, हो सकता है कि कोई सेशंस में इनवाइटेड हों और आप वो ले रहे हो मेरे बेहाफ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं नोट कर रहा होता हूँ, क्योंकि हर इंसान को बेहतरी की ज़रूरत है। ये नहीं है कि हर इंसान जो है ना वो बस ये कहे कि भाई मैं जो है ना लेवल 0 पे पहुंच गया, उसके आगे कुछ नहीं है। तो हर चीज़ के आगे जहाँ और भी है। ठीक है, तो काइंडली प्लीज़ आप लोग अपने रिव्यूज ज़रूर शेयर करिएगा। सही है, ट्रू रिव्यूज करिएगा, कोई मसला नहीं है। आप अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं, मेरे बारे में भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ज़रूर कहिएगा। सही है, मैं वेट करूँगा आपके रिव्यूज़ का आज, आज इंशाल्लाह रात तक। अच्छा, मुझे ज़रा अपने असाइनमेंट्स के बारे में ही बताएं। बहुत अच्छा समझाया, दैट्स नाइस। सेकंड क्लास अच्छी रही, फर्स्ट में वॉइस क्लियर। हाँ, फर्स्ट में थोड़ा इशू था, अगर मैं वो लैपटॉप का इशू हो रहा था। लैपटॉप के वो मुझे लगा था कि कुछ मसला है, काफ़ी हैंग कर रहा था।
तो मैंने अपने लैपटॉप से ज्वाइन करवाया। दूसरा लैपटॉप अगर सच में सेटअप करने में टाइम लग जाता तो उनका अपना जो लैपटॉप है यहाँ पे जो रहता है वो सेटअप नहीं हुआ हुआ था। तो घर वाले लैपटॉप पे थोड़ा मसला हुआ था उनके अपने। तो खैर, तो इंशाल्लाह, वैसे आप लोगों को ये तो नहीं पता चला होगा कि मैं ले रहा हूँ या स्टूडेंट ले रहा है। सही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं वैसे एहसन के बारे में बता दूँ। एहसन आई थिंक अभी जॉब भी कर रहा है और मेरे पास भी होता है। और वैसे जो है अपना टीचिंग भी मेरे पास कर रहे होते हैं डिफरेंट क्लासेस में। और आई थिंक इन्होंने तकरीबन शुरू मुझसे ही किया था डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच। और अभी माशाल्लाह से कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो मुझे सिर्फ समझाने की नीड पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें कर लेते हैं खुद ही। और अब तो खुद ही अपनी टीम को, जैसे कि मतलब मेरे डिफरेंट और भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको लीड भी कर रहे हैं। तो एक अच्छा एक इम्प्रेसिव इम्प्रेसिव जो है वो एक एटीट्यूड है टुवर्ड दी development and toward the coding. So it was good. He tried his best. That's nice. Very good, sir. The good method. He is nice and he is following your footsteps. Yes. हारून जलाल बिल्कुल। सर बहुत अच्छा समझाया। Yes, nice. हसन। अच्छा, थोड़ा सा मैं एहसन को भी बुला करके उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू करवाता हूँ। बैठो बैठो। अभी तुम्हारे मैसेजेस भी आए हुए हैं। सर अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। सेकंड क्लास अच्छी रही, फर्स्ट क्लास में क्लियर नहीं आ रही थी आवाज़। गुड इज बैड, वेरी गुड। द गुड मैटर इज नाइस, फॉलोइंग फॉर योर फूट स्टेप्स। दैट्स नाइस। अच्छा, मैं बेसिकली अभी थोड़ा सा एहसन को दे रहा हूँ तो हमारे पास 2 मिनट है। शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दिएगा अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। आपने कैसे स्टार्ट किया, अभी आप क्या करते हैं, क्या एजुकेशन है। ठीक है, ताकि इनको भी थोड़ा सा आइडिया हो कि मार्केट में किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने 2022 में स्टार्ट किया था, जब मैं मैट्रिक आई थिंक क्लियर किया था शायद। हाँ, जब मैंने मैट्रिक क्लियर किया था उसके बाद 2020 में स्टार्ट किया था। उस वक्त मैंने HTML CSS पढ़ी। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जो है और जितनी फील्ड्स हैं हमारी, मतलब आपको मॉड्यूल तो पता ही होगा, आपके पास भी मॉड्यूल है। तो वो मॉड्यूल कवर करने के बाद जो है मैं टीचिंग करता था। तकरीबन कोई 1.5 साल तक मैंने टीचिंग की। उसके बाद जो है मैं अभी फ़िलहाल आईकॉन कंसल्टेंट में फ्रंट एंड डेवलपर की इंटर्नशिप पे हूँ अभी फ़िलहाल। 3 महीने की इंटर्नशिप है और यहाँ सर के पास नाइट शिफ्ट में जो है मैं बेसिकली लाइक समझ ले वो करता हूँ, ट्रेन करता हूँ स्टूडेंट्स को। और प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो भी हम इंशाल्लाह कवर करते हैं रात में ही। मुझे जो है सीखने में कम से कम टाइम लगा एटलीस्ट 2 साल का। और 2 साल समझ लें मैंने सिर्फ जो है सीखा इस चीज़ को। 2 साल से मुसलसल सीखा इस चीज़ को। कहीं पर भी स्विच नहीं हुआ कि भाई मैं जो है काम कर रहा हूँ या कोई और दूसरी एक्टिविटीज़ में टाइम दे रहा हूँ। मैंने मुसलसल 2 साल जो है इसी फील्ड के ऊपर टाइम दिया कि मैं जो है सीखता था, यहाँ से सीखता था, घर जाके फिर जो है मैं काम करता था। तकरीबन 7-8 घंटे में बैठ के मुसलसल काम करता था, असाइनमेंट करता था, असाइनमेंट के अलावा भी चीज़ें करता था। फिर वो करने के बाद जो है मॉड्यूल समझ ले मेरा बहुत जल्दी कवर हुआ। मॉड्यूल बेसिकली था 18 महीनों का, तो वो तकरीबन कोई 1 साल या तकरीबन 1 साल या 13-14 महीने में वो कवर हो गया था। मॉड्यूल कवर होने के बाद फिर टीचिंग, टीचिंग के बाद और सारी एक्टिविटीज़। फिर टीचिंग से एक फ़ायदा ये हुआ कि टीचिंग करने से जो है और जो है ना चीज़ें, स्किल जो है बेसिकली वो और बूस्ट होने के बाद जो है आज माशाल्लाह जो है एक हैंड्स ऑन नॉलेज है उस फील्ड के बारे में कि भाई किसी चीज़ में अगर कोई इशू होता है तो वो मैं टैकल खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा, मैं एक दो क्वेश्चन करूंगा वैसे। पता नहीं ये लोग क्वेश्चन तो नहीं कर रहे यार, आप लोग अलाउ है क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं कि आप आई थिंक के 20 मार्क्स में डाल पाए थे। तो अब इससे पहले आपको कंप्यूटर की क्या नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे ना ये सारे बच्चे पूछे होते हैं, सर हम कोयटा से हैं कि हम कोई आबादी इलाके से या फिर हम गाँव से या फिर मतलब वट इस तरीके के ना क्वेश्चन सबके माइंड में आ रहे हैं। हम्म। तो हमें मतलब प्रॉब्लम होती है या हम नहीं पढ़ पाते, तो क्या मतलब आप क्या कहेंगे सर। मैं जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त तो मुझे
याद है कि मुझे गेम इंस्टॉल करना भी नहीं आता था लैपटॉप में या पीसी में। गेम भी मैंने जो इंस्टॉल करवाया था वो भी मैंने अपने दोस्त से करवाया था। मुझे सिर्फ गेम चलाना आता था, यूज यूज खेलना आता करना आता था, खेलना आता था, लेकिन जो है ना उसको मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता। सही है। 2020 की बात है। और जो है वो कोई मसला ही नहीं होता है। हाँ। अभी आपने लास्ट टाइम पाइथन का भी हम्म। वो किया था प्रोजेक्ट, हम्म। डाटा से रिलेटेड था, डाटा साइंस से जी। रिलेटेड था। तो पाइथन पढ़ी थी वैसे? नहीं, पाइथन तो खैर नहीं पड़ी थी, लेकिन ये है कि कवर हो गया था। कैसे? रिसर्च। अच्छा। अभी जो जर्नी पूरी कर दी है इसमें आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा? इसमें सबसे ज्यादा यही सीखा है कि जब आप एक स्किल पर ऊपर टाइम लगा रहे हैं तो फिर मुसलसल उसी चीज को फोकस करें, उसी के ऊपर टाइम दे। जाहिर है, चूंकि आपने जो है एक वक्त जो है अपना दे दिया है, जैसे 2 से 3 महीने भी अगर आप एक फील्ड के ऊपर लगा देते तो समझ लें आपने एक अच्छा खासा टाइम उस फील्ड को दे दिया है, तो उससे फिर कंज्यूम करें चीजें। हम्म। अच्छा, क्वेश्चन है दोबारा मत पूछना। फिर आपसे सवाल है कि वेब डेवलपमेंट का फ्यूचर में स्कोप है कि एआई का, एआई के आने के बाद? ना, एआई के आने के बाद देखिए, एआई के आने के बाद असल में मसला ये है कि एआई बेसिकली यूज तो खैर वही कर सकते हैं जो डेवलपर्स हैं। एआई के आने से ये नहीं होता कि आप जो है, एआई आ गई है तो वेब डेवलपमेंट को जो है वो कर देगी, या और कोई दूसरी फील्ड जो है वो उसको जो है पीछे कर देगी, तो ऐसा नहीं होता। एआई बेसिकली जो है, समझ ले, एक तरह से हेल्प कर रही है आपकी। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं, जैसे अगर आपने, मैं आपसे ये कहूँ कि आपने अभी डिस्प्ले फ्लेक्स पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, और मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी का काम दे दूँ, तो आप जो है एआई से ही अपना काम नहीं निकलवा सकेंगे, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है। आप एआई से उस सूरत में आप अपना काम निकलवा सकेंगे जब आपको उस फील्ड के बारे में, उस चीज़ के बारे में आइडिया होगा। तो उस चीज़ का आइडिया लेने के लिए तो आपको लाजमी है कि पढ़ना ही होगा डेवलपमेंट। जैसे एक क्वेश्चन और है, डाटा एनालिस्ट और डाटा एनालिटिक्स में कोई डिफरेंस है? इसका आंसर मैं करता हूँ। और डाटा एनालिस्ट जो होता है बेसिकली, जस्ट सपोज कि आपने डाटा जो है ना सबका गेटरेट किया, ठीक है, एक स्पेसिफिक फील्ड का। चलो मैं एक मिसाल देता हूँ। कोई बार्बर है, मतलब हेयर ड्रेसर, देखिए आपने उसका डाटा जो है ना पूरे कराची का डाटा या जस्ट सपोज कोयटा का डाटा आपने एक जगह पे रख लिया। सही है, उसका मोबाइल फोन, उसके सारे कस्टमर का, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, उसके सारा डाटा किसी एक का या पूरी ही बार्बर का आपने रख लिया एक जगह पे। ठीक है, वो डाटा तो आपके पास आ गया, लेकिन आपको ये भी पता है कि भाई ये सारे वो लोग हैं जो कि हर महीने या 15 दिन में, क्योंकि वो डाटा के अंदर ये भी मौजूद होगा कि ये बंदे बाल कितने दिनों में कटवाते हैं। सही है, ये हेयर ड्रेसर के पास जाते कितने दिनों में, ये शेव कितने दिनों में करवाते हैं। सही है, तो डाटा तो आपके पास आ गया। अब आपने उसको ऑफर भी जनरेट करनी है कि भाई आप 15 दिन में करवाते हो, हर 15 दिन बाद उसके बाद मेल आ जाएगा भाई आप हमारे पास आ जाओ। ठीक है, डाटा तो आ गया, लेकिन अब डाटा यूज कैसे करना? ठीक है, डाटा को आप जो है वो आप जो है एनालाइज करेंगे। ये डाटा कितना, अब जो एनालाइज का वर्ड है ना, अब आप इसको समझ रहे होंगे कि अब आप इसको एनालाइज करेंगे कि इसमें से कौन सा डाटा किस वक्त के लिए किस पॉइंट पे मुझे यूज करना है। तो डेट इज कॉल्ड डाटा एनालाइजेशन। ठीक है। अच्छा, डाटा एनालिटिक्स का क्या काम होता है? डाटा एनालिटिक्स का काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि वो डाटा गेथर्ड करता है। ठीक है, और इसके ऊपर डाटा के ऊपर जो है ना थोड़ा सॉर्टिंग वगैरह, मतलब फंक्शनैलिटीज थोड़ी सी अप्लाई करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके डिमांड के ऊपर। जो भी जिससे जो भी आपसे काम करवा है ना डाटा का, उसकी डिमांड के ऊपर। जैसे सपोज के अभी मैंने लास्ट टाइम एक डाटा रिलेटेबल टू दी, क्या नाम था उस पर, एक बड़ी कंपनी है, मुझे नाम भूल रहा मैं। तो खैर वो कपड़े बनाती है। देखिए उनका था कि कस्टमर्स जो हैं वो कितना हमारे हमारे बारे में पूछते हैं, ज़रा ये दुकानों का डाटा होना चाहिए था। देखते होते हैं कितना बाय करते हैं, तो बहुत इजी डाटा है। आप मतलब जितना उनकी स्टोर से माल निकल रहा है वो डाटा आप एक जगह पे क्रेडिट कर सकते हो कि इतना बाय हो रहा है। कोई रिटर्न नहीं आ रहा। जो रिटर्न आ रहा है आपने एक महीने का या एक दिन का या जब तक होते एक हफ्ते का आपने वो लगा दिया कि भाई इतने स्टेट्स में रिटर्न है, इतने स्टेट्स में चीज़ें बाय हो रही है। ठीक है, बाकी चीज़ें किसी के पास पड़ी नहीं वो बाय हो जानी है। सही है, मतलब कस्टमर की तरफ से कोई डिफॉल्ट नहीं आ रहा। अब मसला ये था कि वो ये पूछ रहे थे कि भाई हमारे नाम के बारे में कितने लोग पूछते हैं। रिजलवरी, मुझे नाम याद है, रिजलवरी था ब्रांड है कपड़ों का। तो उनका ये था क्योंकि कि भाई वो मुझे ये चाहिए कि भाई जो दुकान में कितने लोग आकर के नाम लेकर के मेरा ब्रांड बेच खरीदते हैं, और कितने लोग वो हैं जो कि दुकान वाला उनको सजेस्ट करता है कि भाई आप ये जो है ना जनवरी देखो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में बड़ा एक फ़र्क है। तो उनकी ये जो है ना वो एनालिटिक्स में इनको ये डाटा गेटरेट करना था। अब ये रिक्वायरमेंट थी। अब एनालिटिक्स का काम ये कि डाटा गेटरेट कैसे करना है,
कहाँ से मिलेगा ये सब, उसकी मतलब एनालिटिकल इंजीनियरिंग के अंदर आएगा कि भाई डाटा मैं निकालूँ कैसे। ठीक है, तो वो वेबसाइट से भी निकाल सकता है, वो इस तरीके सर्चिंग से भी निकाल सकता है, मतलब इसके अलग अलग टूल्स होते हैं। खैर डाटा साइंस की तरफ नहीं जा रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो बाकी और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। डाटा साइंस में मैंने पढ़ी हुई है, देखो जैसे मैं इसका आंसर कर पाया हूँ बता रहे हैं। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि वेब डेवलपर को डाटा एनालाइजेशन, एनालिटिक्स, एनालाइज या फिर डाटा एनालाइजेशन वगैरह डाटा साइंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो उसको आती हैं। ठीक है, क्योंकि वेब डेवलपर का काम बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर का काम बिल्कुल चेंज होता है। अच्छा फिर हमारे पास 3 मिनट लेफ्ट है, तो आई थिंक कि और सर सर ने आपको थोड़ा बहुत भी गाइड किया है कि भाई इन्होंने आई थिंक इंस्टॉलेशन भी नहीं आती थी गेम्स की। अदरवाइज अगर हम गेम बनाने बोलूँगा बल्कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू गेम के असाइनमेंट अपने ही स्टूडेंट को दे रहे होते हैं। तो अब तो मुश्किल नहीं है कि किस तरीके से गेम बनेगा या कुछ भी बता रहा है। सही है, तो बेसिकली बताने का मतलब ये था कि देखो मेहनत जो करता है वो खाता है। सही है, अभी सर ने ये भी बताया कि भाई वो जॉब भी कर रहे हैं, मतलब मेरे साथ भी टीचिंग कर रहे हैं, तो बच्चों को भी मैनेज करते हैं। सही है, तो इस पे भी काम करते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि 12 से 13 महीने या 14 महीने में इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया। उसके बाद 8 महीना 7 महीना टोटल मेरे पास थे, और उसमें जो है अपनी जैसे मेरे पास प्राइवेट प्रोजेक्ट्स आते हैं उस पर हैंड्स ऑन किया। ठीक है, उसको अपना हाथ साफ किया। ठीक है, मैं करवाता हूँ, ताकि मेरी कोशिश यही होती है कि भाई आप स्टूडेंट्स करेंगे तो ज़्यादा लर्न करेंगे। मैं गाइड करता हूँ कि किस तरीके से करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मेरे एंड पे होती है, लेकिन करना एट दी एंड इन्हें इन्हें होता है। तो खैर मेहनत की इन्होंने, एक जर्नी अच्छी रही। सही है, तो खैर मैं इस बात को थोड़ा सा समराइज करूँगा और आप लोगों के लिए कहूँगा कि देखो मुश्किल कोई भी नहीं होती। सर ने बताया कि भाई वो जॉब भी कर रहे हैं, तो मैं ये भी बता दूँ कि अभी इन्होंने कोई ग्रेजुएशन नहीं की, कोई CS की डिग्री नहीं की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई कंप्यूटर साइंस की डिग्री की। हाँ भाई, अपन की है कोई डिग्री? अभी तक तो कोई डिग्री नहीं की। अभी तक नहीं की, इंशाल्लाह अभी कर रहे हैं। करूँगा। हाँ हाँ इंशाल्लाह। तो अभी क्योंकि मुझे पता है कि रंजीत की इतनी एज भी नहीं है, तो खैर इंशाल्लाह करेंगे। तो अभी तो मैट्रिक में आपने क्या एडमिशन लिया था ना मेरे हम्म। पास जब आप मैट्रिक में थे, तो अभी इंटर हुआ है। हम्म। सही है, तो इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल मैंने दिए हुए तो हैं अभी असाइनमेंट्स। पहले असाइनमेंट तो करो, सारे असाइनमेंट्स कर लो, तो उसके बाद मैं खुद देखूंगा कि भाई कौन मेरे काम का है। ठीक है, पाकिस्तान में CS की डिग्री करना यूजलेस है यार, ऐसे नहीं बोलते। डिग्री यूजलेस नहीं है। टाइम ओवर हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।